जय हिंद बच्चों। हम लोग इस लेक्चर में बच्चों प्रिपरेशन ऑफ एल्केन टॉपिक को एनसीईआरटी बुक से एनसीईआरटी बुक के सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट देखेंगे। प्रिपरेशन ऑफ एल्केन टॉपिक। एल्केन एक हाइड्रोकार्बन होता है जिसका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। और इसमें कार्बन हाइड्रोजन के साथ केवल सिंगल बॉन्डेड कार्बन का प्रेजेंस होता है, एल्केन। तो इसका जो सबसे पहला प्रिपरेशन है वो है बच्चों फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दैट इज एल्कीन एंड एल्काइन। फ्रॉम एल्कीन एंड एल्काइन। एल्कीन और एल्काइन से एल्केन बनाना हम लोग पहले मेथड में कवर करेंगे। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं एल्कीन डबल बॉन्डेड कार्बन का हाइड्रोकार्बन होता है और एल्काइन जो है ये एल्कीन हो गया। और एल्काइन ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन का हाइड्रोकार्बन होता है। तो हम लोग को क्या करना है, जब अल्कीन से बना रहे हो आप और अल्काइन से बना रहे हो एल्कीन, तो ये डबल बॉन्ड जो है पाई बॉन्ड उसको तोड़ दीजिए। पाई बॉन्ड तोड़ने के बाद ये दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी खाली हो जाएगी। दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी खाली हो जाएगी। देखिए, यहाँ कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए, यहाँ 3 बॉन्ड, यहाँ भी इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए। दोनों कार्बनों ने यहाँ 4 बॉन्ड बनाए हैं, यहाँ दोनों कार्बनों ने 3-3 बॉन्ड बनाए हैं। अब इसको बस आप हाइड्रोजन दे दीजिए। उसकी वैलेंसी को पूरा कराने के लिए आप हाइड्रोजन दे दीजिए। तो इस प्रकार से एक एल्कीन जो है वो सिंगल बॉन्डेड कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन एल्केन में कन्वर्ट कर जाएगा। उसी प्रकार से दूसरे केस में भी अगर आप देखें, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है। दोनों पाई बॉन्ड अगर टूट जाए, दोनों पाई बॉन्ड अगर टूट जाएं, एक बॉन्ड इंटैक्ट रहेगा, एक बॉन्ड बचा रहेगा सिंगल बॉन्ड वाला सिग्मा बॉन्ड। और 2 पाई बॉन्ड अगर टूट जाएं, तो ये 2 पाई बॉन्ड जब टूटेंगे तो दोनों कार्बन की 2-2 वैलेंसी खाली हो जाएगी। इस प्रकार से सिंगल बॉन्ड पड़ा हुआ है कार्बन का और पाई बॉन्ड केवल आपने तोड़ दिया। तो इस कार्बन के पास देखें तो आप केवल 2 बॉन्ड बचा है यहाँ पे, जबकि इस लेफ्ट वाले कार्बन के पास चारों बॉन्ड बना है, 2 पाई और 2 सिग्मा करके। यहाँ पे उसके पास केवल 2 बॉन्ड बचा। अब उस दोनों बॉन्ड को आप मेंटेन करने के लिए यदि हाइड्रोजन दे देते हैं, इसको भी और इसको भी, तो यहाँ पे भी एक हाइड्रोकार्बन सिंगल बॉन्डेड और केवल कार्बन के साथ हाइड्रोजन एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो एल्कीन और एल्काइन से एल्केन बनाने के लिए पाई बॉन्ड को टूटता हुआ आप देख रहे हैं और हाइड्रोजन का गेन होता हुआ देख रहे हैं। तो ये रिएक्शन जो है सिंपली हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन कहलाएगा। हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, इसमें हाइड्रोजन का गेन हो रहा है, इसलिए हम इसको हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन मतलब किसी स्पीशीज में आप हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं या किसी स्पीशीज को आप हाइड्रोजन का गेन करवा रहे हैं। और ऐसा करने के लिए जो रिएजेंट दिया जाता है वो एरो के ऊपर हम लोग लिख लेते हैं। H2 गैस के प्रेजेंस में हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन कराइए। कोई एक मेटल एज ए कैटलिस्ट ले लेते हैं, या तो निकेल ले लीजिए, या तो पैलेडियम ले लेंगे, या तो प्लेटिनम ले लेंगे। तो इस प्रकार से कोई भी एल्कीन किसी एल्केन में बदलने के लिए हाइड्रोजन को गेन कर रहा है, और हाइड्रोजन को गेन कराने के लिए आप बाहर से देंगे H2 गैस और साथ में मेटल एज ए कैटलिस्ट, निकेल, पैलेडियम, प्लेटिनम। उसी प्रकार से यहाँ पे अगर मैं एल्काइन कर दूं इसको, ये एल्काइन है। एल्काइन से भी अगर आपको एल्केन बनाना है तो एक डबल बॉन्ड के लिए आपने एक H2 दिया, तो यहाँ 2 डबल बॉन्ड खत्म हो रहे हैं, तो आप यहाँ पे 2 H2 दे दीजिए, 2H2 गैस एंड निकेल, पैलेडियम या प्लेटिनम, इनमें से कोई एक आपको देना होता है एज ए कैटलिस्ट।
तो इस प्रकार से एल्काइन जो है वो एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो जनरल रिएक्शन है, इसमें कोई कंपाउंड नहीं लिया गया। चलिए हम लोग कंपाउंड लेके इसको देखते हैं, कुछ कंपाउंड्स के साथ देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपने लिख दिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका रिएक्शन आप कराइए हाइड्रोजन गैस से और कैटलिस्ट के रूप में हम लोग दे देंगे प्लेटिनम, पैलेडियम या निकेल में से कोई एक मेटल एज ए कैटलिस्ट। यहां क्या हो जाएगा बेटे, CH2 सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड जो था वो टूट जाएगा और दोनों को एक एक हाइड्रोजनों का गेन हो जाएगा। तो इसको अगर आप मिला के लिखेंगे तो लेफ्ट वाला कार्बन भी CH3 में बदल चुका है और राइट वाला भी CH3 में बदल चुका है। तो ईथीन से आपने ईथेन बना लिया, ईथीन से ईथेन बना लिया। ये पहला एग्जाम्पल है। मान लीजिए आपको दे दिया सेकंड नंबर, प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो आप इसको अब रिएजेंट को एरो पे भी लिख सकते हैं, एरो के ऊपर भी लिख सकते हैं। जैसे H2 गैस दिया आपने और प्लेटिनम एक केवल दे दीजिए, प्लेटिनम निकेल पैलेडियम में से कोई एक, तो हो क्या जाएगा बच्चों, CH3 CH और CH2। ये डबल बॉन्ड जो था यहां से, ये डबल बॉन्ड को टूटता हुआ माना जाए, ये दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको दिखा दे रहा हूं। डबल बॉन्ड टूट गया तो दोनों में देखिए CH2 रहा। अब इसको भी एक हाइड्रोजन का गेन कराइए तो CH2 और इसको भी एक हाइड्रोजन बढ़ाइए इसका, तो ये CH3 में बदल जाएगा। तो ये प्रोपेन बन के तैयार हो गया। तो कहीं भी डबल बॉन्ड है उसको आप H2 दीजिए इन प्रेजेंस ऑफ मेटल, वो अपने आप से डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा, दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन को एक एक हाइड्रोजन बढ़ के एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। चलिए एक एग्जांपल हम एल्काइन से भी लेते हैं। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो इसमें कितने डबल बॉन्ड आए बच्चों, डबल बॉन्ड या कह दीजिए पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड तो नहीं कहना चाहिए, पाई बॉन्ड इसमें कितने आए हैं, 2 पाई बॉन्ड आपको नजर आ रहे होंगे। तो इसमें 2 H2 दीजिए, हर पाई बॉन्ड 1 H2 की डिमांड करता है, 2 H2 और साथ में पैलेडियम लिख दीजिए इस बार। तो क्या हो जाएगा, CH जो है और ये CH जो पाई बॉन्ड है दोनों वो टूट जाएगा, तो दोनों के 2-2 बॉन्ड खाली हो गए हैं, तो इसको भी 2 हाइड्रोजन मिलेगा और इसको भी 2 हाइड्रोजन मिलेगा। हर पाई बॉन्ड के पास टूटने से एक एटम को एक हाइड्रोजन का लाभ होता है। एक पाई बॉन्ड टूटेगा, एक एटम को एक हाइड्रोजन जोड़ेंगे, 2 पाई बॉन्ड टूटेगा, एक एटम को 2 हाइड्रोजन जोड़ेंगे। तो यहां देखिए आपने, यहां पे अगर मैं इसको दिखाऊं, इसके पास कितने पाई बॉन्ड थे, ये 2 पाई बॉन्ड आपने तोड़ दिए। लेफ्ट वाले कार्बन की बात करें तो इसके 2 पाई बॉन्ड टूटे, तो इसको 2 हाइड्रोजन का गेन कराइए, H और H, और राइट वाले कार्बन का भी 2 पाई बॉन्ड टूटा है, तो इसको भी 2 हाइड्रोजन का गेन कराइए। जितना पाई बॉन्ड एक कार्बन एटम का टूटा वो उतने हाइड्रोजन को अपने अंदर जोड़ लेगा, उतने H एटम को जोड़ लेगा, और एक एल्काइन पे 2 H2 देना है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए यहाँ पे चौथा लिखते हैं आपके सामने। चौथा लिखते हैं आपके सामने CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। क्या करना होगा बच्चों, 2 H2 दे दीजिए, मेटल कोई ले लीजिए, निकेल ले लीजिए इस बार, और ये आपको हो जाएगा CH3 C CH। दोनों पाई बॉन्ड खत्म, दोनों कार्बनों को 2-2 हाइड्रोजन देना है, इसको हमने 2 हाइड्रोजन दिया तो CH2, इसको 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा करेंगे, एक पहले से है, 2 एक्स्ट्रा आएगा तो ये CH3 हो जाएगा। तो ये प्रोपेन बनके तैयार हो गया। इस प्रकार से एल्कीन और एल्काइन से बच्चों हम लोगों ने एल्केन बना लिया। बड़ा ही सरल प्रिपरेशन है। एल्केन और एल्काइन दोनों को हम लोग हाइड्रोजनेट जब कराते हैं तो एल्केन का फॉर्मेशन होता है, और चूंकि ये गेन ऑफ हाइड्रोजन भी है तो गेन ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो नोन एज रिडक्शन।
तो क्या हम ये कह सकते हैं कि एल्केन और एल्काइन के रिडक्शन होने से, एल्कीन और एल्काइन के रिडक्शन होने से एल्कीन और एल्काइन के हाइड्रोजन गेन का मतलब क्या है? रिडक्शन बोल सकते हैं। एल्कीन और एल्काइन के रिडक्शन होने से हमने एल्कीन का फॉर्मेशन कराया। इसमें जो रिएजेंट यूज हुआ है, जिससे रिएक्ट करके एल्कीन और एल्काइन जा रहा है एल्केन में, वो रिएजेंट है H2 गैस। H2 गैस के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा है। H2 गैस रिएक्ट करके एल्कीन और एल्काइन को एल्कीन में बदल रहा है, और कैटलिस्ट के रूप में इस रिएक्शन में यूज हुआ है मेटल, जो कि निकेल हो सकता है, पैलेडियम हो सकता है, या प्लेटिनम हो सकता है। तो दिस रिएक्शन इज फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ एल्केन फ्रॉम एल्कीन एंड एल्काइन। चलिए अब हम लोग सेकेंड प्रिपरेशन में आते हैं। सेकेंड प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। सेकेंड प्रिपरेशन जो आपके एनसीईआरटी किताब में दिया है, एल्किल हैलाइड से एल्केन का फॉर्मेशन करना। फ्रॉम एल्किल हैलाइड, फ्रॉम एल्किल हैलाइड। देखिए ऑर्गेनिक रिएक्शंस को लिखने का एक ट्रिक भी होगा। बैलेंस फॉर्म में ऑर्गेनिक रिएक्शन का होना अनिवार्य नहीं है। बाई प्रोडक्ट आप बार बार लिखें ऑर्गेनिक रिएक्शन के लिए, ये भी अनिवार्य नहीं होता। चलिए हम लोग देखते हैं अगला रिएक्शन। पहला है बाई रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब फिर से हम कह सकते हैं कि गेन ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन का मतलब फिर से हम कह सकते हैं गेन ऑफ हाइड्रोजन। तो चलिए एल्किल हैलाइड ले लिया जाए, RX। एल्किल हैलाइड हो गया RX। उसको आप रिएजेंट दे दीजिए जिंक और HCl। जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब आप इसको देते हैं, जिंक के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको देना पड़ता है। जिंक के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जिंक के साथ HCl लिख दीजिए आप। डाइल्यूट भी ले सकते हैं, कंसंट्रेटेड भी ले सकते हैं। तो यहां मैं आपको लिख के दिखाऊं कि जिंक जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा, ये नीचे वाला रिएक्शन जो मैं लिख रहा हूं ये जरूरत नहीं है आपको लिखने की, तो ये बनाता है जिंक क्लोराइड और साथ में प्रोड्यूस करता है H2 गैस। यहाँ डायरेक्ट H2 हम लोग नहीं दे रहे, यहाँ हम लोग जिंक क्लोराइड की मदद से, जिंक और HCl की मदद से जिंक क्लोराइड और H2 बना रहे हैं। और वो H2 जो है यहाँ पे 2 H बन के तैयार होगा H2 के फॉर्म में, और उसमें से एक H जो है वो हैलोजन के साथ चला जाएगा, तो एक बाई प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाएगा HX, और एक H जो है वो R के साथ जुड़ जाएगा। तो R के साथ, R इज द एल्किल, एल्किल हैलाइड है ये। R को हम लोग एल्किल से डिनोट करते हैं। अब R के साथ एक H जब जुड़ जाएगा बच्चों, तो ये एल्केन का रूप ले लेगा, एल्केन बन जाएगा। तो हमको ध्यान क्या रखना है, ये तो पूरा रिएक्शन मैंने आपको करके बता दिया कैसे होगा। 2 हाइड्रोजन आएगा इसमें, जिंक HCl के रिएक्शन के बाद H2 आएगा, एक H X के साथ जाएगा और एक H R के साथ आ जाएगा। इसको अगर हम लोग सिंपली अगर लिखना चाहें, ऐसा प्रेजेंटेशन अगर हम लोग करें, तो RX ट्रीटेड विद जिंक एंड HCl, आप बस ऐसे लिख दीजिए, जिंक एंड डाइल्यूट HCl। अब समझने वाला समझ जाएगा कि एक H यहाँ पे आ रहा है और R में जुड़ जाएगा, तो आप इसको सीधे सीधे बदल दीजिए। X हट जाएगा, X की जगह ले लेगा कौन, H ले लेगा। बस आप सीधे ये प्रोडक्ट बना दीजिए, एल्किल हैलाइड से सीधे आप एल्कीन बना दीजिए, इस तरह से लिख के, एल्किल हैलाइड और ये एल्कीन। इसमें आपको बैलेंस रिएक्शन लिखने की कोई बहुत खास आवश्यकता नहीं है। तो इसको अगर हम आपके सामने लिखें, 2-4 एग्जाम्पल लिखें आपके सामने। एग्जाम्पल नंबर 1 लिखते हैं बच्चों। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा CH3Br, इसका ट्रीटमेंट कराएंगे आप किससे,
जिंक के साथ डाइल्यूट HCl। जिंक प्लस डाइल्यूट HCl भी लिख सकते हैं या जिंक ऑब्लिक डाइल्यूट HCl भी लिख सकते हैं। चलिए हम लोग एक ही ट्रेंड पकड़ें, जिंक के साथ डाइल्यूट HCl। लिखने वाले इसको एरो के ऊपर जिंक लिखे, नीचे भी डाइल्यूट HCl लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या होना है बच्चों, बस Br हट जाएगा, X हेलोजन की जगह यहाँ Br है और यहाँ पे H आके जुड़ जाएगा। तो ये कौन सा मॉलिक्यूल बन के तैयार हो गया, मीथेन। दूसरे नंबर पे एक और एग्जांपल लीजिए आप। आपने कहा कि मैंने लिया CH3 CH2 Br और आपने दिया क्या, जिंक के साथ डाइल्यूट HCl या कॉन्क HCl भी लिख सकते हैं। क्या बन के तैयार हो जाएगा, CH3 CH2, यहाँ का H, ये Br हट जाएगा और Br की जगह कौन ले लेगा, H ले लेगा। तो यहाँ एक H एक्स्ट्रा के जुड़ गया। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, CH3 CH3। तो इस प्रकार से एल्केन इथेन बन के इथाइल ब्रोमाइड से तैयार हो गया। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, एकदम ट्रेंड। आप इसको एकदम आराम से देख लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए मैंने एक दूसरा एल्किल हैलाइड आपके लिए यूज किया, CH3 CH3 और यहाँ लगा दिया मैंने क्लोराइड। आपसे कोई पूछे कि भाई यहाँ तुम ट्रीट कर रहे हो अगर इसको जिंक और HCl के साथ, क्या बनेगा, तो बस आप कहेंगे सर यहाँ से Cl हट जाएगा और इसकी जगह कौन ले लेगा, हाइड्रोजन ले लेगा। बहुत ही सिंपल, CH2 और CH3। ये प्रोपेन का प्रिपरेशन हो गया आइसोप्रोपिल क्लोराइड से। चलिए हम लोग एल्किल हैलाइड से दूसरा मेथड सीखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन। थोड़ी खांसी है बच्चों, रिकॉर्डिंग में थोड़ी गड़बड़ी आ सकती है। सेकंड नंबर है वुड्स रिएक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों। वुड्स रिएक्शन एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है। जब किसी रिएक्शन को किसी साइंटिस्ट के नाम से जोड़ दिया जाता है तो वो नेम रिएक्शन बन जाता है, और इसी प्रकार से वुड्स रिएक्शन एक नेम रिएक्शन के रूप में जाना जाता है। इसको हम लोग कैसे दिखाते हैं, इसको हम लोग दिखाते हैं किसी एल्किल हैलाइड को। एल्किल हैलाइड का 2 मॉलिक्यूल लिख दीजिए आप। एल्किल हैलाइड को जब सोडियम मेटल के साथ ट्रीट किया जाता है, सोडियम मेटल और इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर सॉल्वेंट। ड्राई इथर का मतलब आप ये मत समझिएगा कि सूखा हुआ इथर है, नहीं भाई। ड्राई इथर का मतलब होता है पानी के बिना वाला इथर, पानी नहीं है। पानी रहेगा तो सोडियम सब कुछ छोड़ के पानी से रिएक्ट करने लगता है। हमको सोडियम का रिएक्शन एल्किल हैलाइड से चाहिए। तो ड्राई इथर एक सॉल्वेंट के रूप में होता है। सूखा इथर मत समझिएगा, ये लिक्विड इथर होता है, बस इसमें पानी नहीं होता, इसलिए ड्राई इथर लिखते हैं। अब इसमें क्या होता है बच्चों, एल्किल हैलाइड को जब आप सोडियम मेटल से ट्रीट करते हैं तो देखिए ये यहाँ से एक हैलोजन, ये दूसरा हैलोजन और 2 हैलोजन के साथ 2 सोडियम। तो बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या बन जाएगा बच्चों, 2NaX और साथ में R और R जोड़ के क्या बना देगा, एल्केन बना देगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसको अगर हम लोग सिंपली ऐसे भी लिखना चाहें, इसका अगर हम प्रेजेंटेशन दें, एरो के ऊपर अगर एक सिंपल प्रेजेंटेशन दें, एरो के ऊपर अगर किसी ने रिएजेंट के रूप में एल्किल हैलाइड ले लिया, सबस्ट्रेट, ऑर्गेनिक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को हम लोग सबस्ट्रेट बुलाते हैं। अगर किसी ने एल्किल हैलाइड लिख दिया, ऑर्गेनिक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल दैट इज सबस्ट्रेट, एल्किल हैलाइड अगर आपने ले लिया, इस रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, और इसका ट्रीटमेंट कर दिया हमने सोडियम मेटल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो देखिए यहां आपको ये समझ लेना है अपने आप कि यहाँ पे जो भी RX होगा, हो सकता है कि आपको एग्जामिनर यहाँ पे 2RX लिख दें, आप खुद से लिख रहे हैं तो आप 2RX लिख सकते हैं। और आपको यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या बनाना है, बाई प्रोडक्ट दिखाने की कोई जरूरत नहीं है।
जो भी R यहाँ पे है उसको दोहरा के एक दूसरे से जोड़ दीजिए, R बॉन्ड विद R, इस तरह से आप दिखा दीजिए। या और सिंपली अगर आपको हो सकता है आपके एग्जामिनर खुद अगर आपको ये रिएक्शन दे, कहीं पे दे दें कि भाई इसका प्रोडक्ट बनाओ, तो ऐसे भी दे सकते हैं, RX ट्रीटमेंट विद सोडियम मेटल। ड्राई ईथर लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तो ड्राई ईथर चलिए हम लिख देते हैं ड्राई ईथर। तो आपको समझ लेना कि RX जैसे ही सोडियम के साथ आया तो प्रोडक्ट बनाते समय R जो होगा वो R से जुड़ जाएगा और यहाँ पे एल्केन नाम का प्रोडक्ट बन जाएगा, एल्केन प्रोडक्ट बन जाएगा। अच्छा, इस एल्केन में खासियत क्या होगी, आप जब कुछ एग्जाम्पल देखेंगे तो आप स्वयं इसको क्लियर कर पाएंगे। चलिए इसका हम कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं। पहले हम एक बार पूरा डिटेल लिखते हैं, उसके बाद शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखना इसको सीख जाएंगे। देखिए हमने क्या किया, CH3Cl का 2 मॉलिक्यूल ले लिया, उसके साथ ट्रीटमेंट दिखा दिया 2 सोडियम का। ये पहली लाइन वाला जो रिएक्शन उस तरह से लिख रहा है, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एज सॉल्वेंट। प्रोडक्ट बना दिया आपने, ये बाई प्रोडक्ट में क्या क्या निकल जाएगा, Cl और 2 Na के साथ निकल जाएगा और यहां बॉन्ड बन जाएगा CH3 का CH3 से, और साथ में क्या निकल गया 2NaCl। अब देखिए इसको शॉर्ट में हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, अगर हम इसको कैसे लिखना चाहें, बहुत शॉर्ट में लिखना चाहें, CH3Cl जो ऑर्गेनिक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो CH3Cl है और उसका ट्रीटमेंट कर दिया किसके साथ, सोडियम के साथ। अब देखिए आपको अपने ध्यान में रखना है कि जैसे ही CH3Cl के साथ एल्किल हैलाइड के साथ सोडियम आया, इमीडिएट आपको समझ लेना है कि ये समझ लेना है कि ये जो CH3 है वो 2 बार एक दूसरे से जुड़ जाएगा। ये जो CH3 यहाँ है वो रिपीट होके, एल्किल यही है CH3, ये CH3 से जुड़ जाएगा, ये एल्केन बनेगा। CH3 ये एल्केन बन के तैयार हो गया। तो अगर आप केवल रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल देखें, कंपाउंड देखें, तो रिएक्टेंट के कंपाउंड में ऑल्दो ये 2 मिथाइल क्लोराइड आपस में मिलकर ये बना है, लेकिन अगर हम रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल देखें या कंपाउंड देखें तो इसके कंपाउंड में केवल एक कार्बन है। एक मॉलिक्यूल अगर आप उठा रहे हैं तो इस कंपाउंड के मॉलिक्यूल में एक कार्बन है, और जो प्रोडक्ट का एक मॉलिक्यूल बना है इसमें 2 कार्बन है। तो हम कह सकते हैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की तुलना में इस केस में जो प्रोडक्ट मॉलिक्यूल बन रहा है उसमें कार्बनों की संख्या बढ़ गई है। अगर रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट कार्बनों की संख्या बढ़ता हुआ कोई रिएक्शन आपके सामने आ रहा है तो उस रिएक्शन को आप एसेंडिंग सीरीज का रिएक्शन बोलते हैं। एसेंडिंग सीरीज का रिएक्शन क्या होता है कि जब आप ऑर्गेनिक रिएक्शन में रिएक्टेंट को कन्वर्ट कर रहे हों, किसमें, प्रोडक्ट में, ऑर्गेनिक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मॉलिक्यूल में जा रहा हो और नंबर ऑफ कार्बन में इंक्रीज हो रहा हो रिएक्टेंट की तुलना में, प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल में कार्बन की संख्या बढ़ रही हो। रिएक्टेंट के एक मॉलिक्यूल से प्रोडक्ट के एक मॉलिक्यूल को कंपेयर करने पे आप ये पाएं कि नंबर ऑफ कार्बन बढ़ रहा है, तो ऐसे रिएक्शन को आप एसेंडिंग सीरीज का रिएक्शन बुलाते हैं। क्या ये एक एसेंडिंग सीरीज का एग्जाम्पल है? जी हाँ, ये एसेंडिंग सीरीज के रिएक्शन का एग्जाम्पल है वुड्स रिएक्शन। एक कार्बन के एल्किल हैलाइड से 2 कार्बन का एल्केन बन जा रहा है, और आगे हम लोग अब इसी फॉर्मेट को यूज करेंगे बच्चों। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, CH3 CH2Cl, सोडियम मेटल से इसका रिएक्शन। बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है, आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट केवल लिखिए। ड्राई ईथर लिख भी सकते हैं, ड्राई ईथर नहीं भी लिख सकते हैं, सॉल्वेंट है केवल ये, इसका ऐसा कोई रिएजेंट के रूप में कोई उपयोग नहीं है। अब देखिए क्या है, यहाँ जो इथाइल ग्रुप आया इसी को दोहरा के आपको जोड़ना है। अच्छा, जोड़ने में बच्चे क्या करते हैं, बच्चा क्या किया कि CH3 CH2 और फिर इसी के आगे CH3 CH2। नहीं बेटा, ये तो एकदम वैलेंसी वगैरह सब वायलेट हो गया।
ऐसे जोड़ेंगे तो ये एकदम गलत हो गया। आपको क्या करना है कि एक एल्किल को सीधे सीधे लाइए और दूसरे एल्किल को जस्ट रिवर्स करके ले आइए। दूसरे एल्किल को रिवर्स करके लाएंगे तो CH2 बॉन्ड बनाएगा और फिर CH3। इस तरह से वैलेंसी वायलेट नहीं होती है और सही कंपाउंड आप बना पाते हैं। एक एल्किल सीधे लाइए, दूसरा एल्किल उसमें जोड़ने के लिए रिवर्स करके उलट के लाइए। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं। इसमें आपको क्या करना है कि एक एल्किल आप CH3 CH2 लाइए और दूसरा जब इसी एल्किल को दोहरा के इससे जोड़ने के लिए लाना है तो आप उसको दोबारा से उलट के ले आइए ताकि CH2 वाले सिरे से लाके इसको जोड़िए CH2 CH3। ऐसे नहीं जोड़ना है कि आपने ये लिखा CH3 CH2 और फिर उसी में CH3 CH2। तो ऐसे के केस में ये ब्लंडर मिस्टेक होती है, इस वाले कार्बन की वैलेंसी ही वायलेट हो रही है, तो ये गलत होता है तरीका। आप एक एल्किल सीधा लाइए, दूसरा एल्किल रिवर्स करके लाके जोड़िए। चलिए दूसरा हम प्रोडक्ट आपके सामने दे रहे हैं। एक तीसरा नंबर पे रिएक्शन देखिए, CH3 CH2 CH2Cl, नॉर्मल प्रोपिल क्लोराइड। ये है नॉर्मल प्रोपिल क्लोराइड। अब इसका रिएक्शन सोडियम से कराया। अब इसका प्रोडक्ट बनाइए बच्चों, बड़े आराम से आप प्रोडक्ट बना लेंगे। CH3 CH2 CH2, अगला एल्किल रिवर्स करके ला दीजिए। CH2 CH2, नीचे भी CH3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हेक्सेन बन के तैयार हो गया। चौथा एग्जाम्पल देखा जाए, अगर चौथा एग्जाम्पल हम देखें तो CH3 CH CH3 Cl, आइसोप्रोपिल क्लोराइड। इसका रिएक्शन करा दीजिए आप सोडियम से, क्या बन जाएगा? CH3 CH CH3 फिर CH CH3 एंड CH3। ये मॉलिक्यूल बनके तैयार हो जाएगा। इसका IUPAC होगा 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। अच्छा, अब हम लोग इसमें क्या काम करें, हमारे पास जितने भी रिएक्शन हुए सब में हम चेक करें रिएक्टेंट में कितने कार्बन थे, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल में, और प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल में कितने कार्बन थे। तो एक इंटरेस्टिंग चीज हमारे सामने यहां से फिर से आएगी। बच्चों, वुड्स रिएक्शन एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन होता है, इसलिए इसके बारे में हम लोग को पूरी छानबीन कर लेनी चाहिए, कंप्लीट इसकी स्टडी करनी चाहिए। देखिए इसमें N में इसके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में पहला एग्जांपल, रिएक्टेंट में एक कार्बन, N मतलब नंबर ऑफ कार्बन लिख रहे हैं, एक कार्बन। इसके प्रोडक्ट वाले मॉलिक्यूल में 2 कार्बन। इसके रिएक्टेंट के एक मॉलिक्यूल में देखिए 2 कार्बन, प्रोडक्ट में 4 कार्बन। इसके रिएक्टेंट के एक मॉलिक्यूल में देखिए 3 कार्बन, प्रोडक्ट के एक मॉलिक्यूल में चेक कीजिए 6 कार्बन। रिएक्टेंट के एक मॉलिक्यूल में चेक कीजिए 3 कार्बन, प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल में चेक कीजिए 6 कार्बन। तो एक चीज आप यहां पे देखें, जो भी प्रोडक्ट एल्केन बन रहा है इसके पास केवल इवन नंबर ऑफ कार्बन आ रहे हैं। इवन नंबर ऑफ कार्बन का एल्केन इसमें बनता है। वुड्स रिएक्शन की एक खासियत होती है कि जब आप एक एल्किल हैलाइड को इसमें प्योर अवस्था में लेते हैं, वुड्स रिएक्शन की खासियत होती है कि जब एक ही एल्किल हैलाइड आपने लिया है पूरे वेसल में, एक ही एल्किल हैलाइड के हजारों मॉलिक्यूल होंगे लेकिन केवल एक ही प्रकार का एल्किल हैलाइड। वुड्स रिएक्शन में जब किसी एल्किल हैलाइड को प्योर अवस्था में आप लेते हैं, प्योर एल्किल हैलाइड लेते हैं, वुड्स रिएक्शन में जब आप प्योर एल्किल हैलाइड लेते हैं तो जो प्रोडक्ट एल्केन बनता है, जो प्रोडक्ट एल्केन बनता है, जो प्रोडक्ट एल्केन बनता है बच्चों, उसके पास नंबर ऑफ कार्बन हमेशा इवन होते हैं। वुड्स रिएक्शन में जो प्रोडक्ट एल्केन बनता है इसमें नंबर ऑफ कार्बन हमेशा इवन होता है, इवन नंबर ही होगा। प्योर एल्किल हैलाइड जो रिएक्टेंट लिए हैं उसमें नंबर ऑफ कार्बन ऑड और इवन दोनों हो सकता है। नंबर ऑफ कार्बन प्योर एल्किल हैलाइड जो आप लिए हैं रिएक्टेंट, उसमें नंबर ऑफ कार्बन ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है।
लेकिन जो प्रोडक्ट बनेगा एल्केन, उसमें नंबर ऑफ कार्बन हमेशा इवन ही आप पाएंगे। आप देख लीजिए चारों रिएक्शन में ऐसा आपको देखने को मिल रहा है। पहले में नंबर ऑफ कार्बन 1 मतलब ऑड है, प्रोडक्ट में नंबर ऑफ कार्बन इवन है, ये नंबर ऑफ कार्बन इवन है रिएक्टेंट में, तो यहाँ भी प्रोडक्ट में नंबर ऑफ कार्बन 4 इवन है, यहाँ रिएक्टेंट में नंबर ऑफ कार्बन इन दोनों में 3 है तो ऑड है दोनों में, और इसमें जो नंबर ऑफ कार्बन है अगर आप दोनों में पाएंगे तो इवन है। तो आप ये कहेंगे कि जब मैंने एल्किल हैलाइड, कोई भी एल्किल हैलाइड प्योर अवस्था में लिया, उसके पास चाहे ऑड कार्बन नंबर हो चाहे इवन कार्बन नंबर हो, एल्केन जब भी बनता है उसके पास इवन कार्बन नंबर ही होते हैं वुड्स रिएक्शन में। ये वुड्स रिएक्शन की खासियत होती है कि एल्किल हैलाइड टेकन के पास ऑड कार्बन नंबर हो या इवन कार्बन नंबर हो, एल्केन के पास हमेशा इवन कार्बन नंबर का फॉर्मेशन आता है। एल्केन हमेशा इवन कार्बन नंबर रखता है। तो ये हो गया बच्चों वुड्स रिएक्शन। अब आपसे कोई कहे कि क्या आप वुड्स रिएक्शन से ऑड कार्बन नंबर का एल्केन बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं? बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं? एल्केन बनेगा कि नहीं बनेगा? तो आप कहेंगे कि बिल्कुल हम ऑड कार्बन नंबर का एल्केन बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए देखिए आपको क्या करना पड़ेगा। ऑड कार्बन नंबर का एल्केन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, समझिएगा थोड़ा। ऑड कार्बन नंबर एल्केन बाय वुड्स, ऑड कार्बन नंबर एल्केन बाय वुड्स रिएक्शन। देखिए वुड्स रिएक्शन में आपको एल्किल हैलाइड लेना होता है, तो इस बार आप क्या कीजिए, 2 एल्किल हैलाइड का मिक्सचर ले लीजिए। एक एल्किल हैलाइड ले लीजिए CH3Cl और एक एल्किल हैलाइड ले लीजिए C2H5Cl और साथ में सोडियम से इसको ट्रीट कर दीजिए। तो अगर आप वुड्स रिएक्शन का एक फीचर देखें तो आप यहां देख रहे हैं कि जो भी आपने एल्किल हैलाइड लिया है उसका ये जो एल्किल ग्रुप है वही रिपीट करके अपने आप को ले आके जोड़ दे रहा है। तो जितने भी एल्किल आपको दिखेंगे वो सब एक दूसरे से जुड़ने की पॉसिबिलिटी दिखाते हैं। इसमें 2 कार्बन का एल्किल था, तो ये 2 कार्बन के एल्किल्स ने अपने आप को एक दूसरे से जोड़ दिया। तो जो भी एल्किल दिख रहा होता है रिएक्टेंट साइड में वही रिपीट करके एक दूसरे से जोड़ने की पॉसिबिलिटी रखता है। इसमें पहले वाले में मिथाइल दिखा तो केवल मिथाइल से जुड़ा, इसमें इथाइल दिखा तो केवल इथाइल से जुड़ा। अब अगर आप देखें कि हमारे पास अगर आ रहा है ये दोनों CH3Cl और C2H5Cl, तो इसमें कितनी पॉसिबिलिटी बन रही है? आपकी पहली पॉसिबिलिटी है कि आप CH3 को C2H5 से जोड़ दीजिए। जितनी पॉसिबिलिटी बनती है सारी पॉसिबिलिटी देखिए। जैसे ही CH3 C2H5 से जुड़ा, ये पहला जो कार्बन एल्केन बना उसमें नंबर ऑफ कार्बन ऑड आ गए, तो वाह, ऑड कार्बन नंबर का एल्केन तो बन गया प्रोपेन। लेकिन क्या केवल यही जुड़ेगा CH3 C2H5 से? नहीं, CH3 CH3 से भी जुड़ेगा। जितनी पॉसिबिलिटी एल्किल की आपस में कंबाइन करने की भी सब बनेगी। CH3 CH3 से भी जुड़ेगा, इसमें N की संख्या हो गई, कार्बन की संख्या N बराबर 2, और C2H5 से भी जुड़ेगा। तो इसमें जितने भी एल्किल है सबको आपस में अगर आप जोड़ने की प्रोबेबिलिटी दिखाते हैं तो 3 कार्बन नंबर का ऑड कार्बन नंबर का एल्केन तो बन गया, साथ में 2 इवन कार्बन नंबर के एल्केन भी बने। एक में N बराबर 2 है, एक में N बराबर 4 है, और ये दोनों इवन कार्बन नंबर के। तो आप कहेंगे कि वुड्स रिएक्शन से हम लोग बनाने को तो ऑड कार्बन नंबर का एल्केन बना ले रहे हैं, लेकिन ये कभी भी प्योर अवस्था में नहीं बनेगा। इसके साथ जरूर कुछ इवन कार्बन नंबर के एल्केन भी बनेंगे। तो ऑड कार्बन नंबर का एल्केन बनने को तो बनता है, लेकिन प्योर अवस्था में नहीं बनेगा। ये जब भी बनेगा वुड्स रिएक्शन से इम्प्योर फॉर्म में बनेगा, और इसको यहाँ से प्योरीफाई करके निकाल पाना इट इज ए वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क। इसलिए इसको अच्छे से बनाना
ऑड कार्बन नंबर का एल्केन वुड्स रिएक्शन से बनाना सुटेबल नहीं माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, सुटेबल नहीं माना जाता है। ऑड कार्बन नंबर का एल्केन वुड्स से बनता तो है, लेकिन ये मेथड सुटेबल नहीं है, सुटेबल मेथड नहीं माना जाता। वुड्स रिएक्शन से ऑड कार्बन नंबर का एल्केन बनता है, लेकिन ये सुटेबल मेथड नहीं होता है ऑड कार्बन नंबर का एल्केन बनाने के लिए। चलिए वुड्स रिएक्शन के 1-2 एग्जांपल हम आपको और देते हैं, आप देखें कर पाते हैं कि नहीं। 4 हो चुके हैं, 5वां एग्जांपल दे रहा हूं। 5वां एग्जांपल वुड्स रिएक्शन से CH3 CH, ऐसे ही आपसे एग्जाम में आ जाएगा। या तो वुड्स रिएक्शन की डिफिनीशन आएगी, बहुत महत्वपूर्ण है, वुड्स रिएक्शन की डिफिनीशन पूछते हैं टीचर्स, या तो प्रोडक्ट बनाने को आएगा। देखिए ये आ गया, इसका प्रोडक्ट बनाइए आप, बैलेंस नहीं करना होता है, बस प्रोडक्ट बनाइए आप। तो ये एल्किल जो था उसको एज इट इज बना लीजिए पहले एक बार। अब इसी एल्किल को दोहरा के लाइए रिवर्स करके, फिर इसको CH2 से स्टार्ट कीजिए, आगे बढ़ के CH CH3 एंड CH3 बन गया ये। कोई कहता है हमको एक आध बेंजीन वाला भी दिखा दीजिए, तो हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे आपने लिया ऐसे करके बेंजीन और यहाँ पे लगा दीजिए CH2Cl। इस कंपाउंड का नाम होता है बेंजिल क्लोराइड, बेंजिल क्लोराइड। अब इसको अगर आपको Na से रिएक्शन करा देना है तो ये आपको बेंजीन पे CH2 और फिर इधर से CH2 और ये बेंजीन रिंग इधर से बना दीजिए आप, ये प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा 1,2-डाइफिनाइल इथेन, 1,2-डाइफिनाइल इथेन, 1,2-डाइफिनाइल इथेन। तो दिस इज ऑल अबाउट वुड्स रिएक्शन। एल्किल हैलाइड से वुड्स रिएक्शन के द्वारा बना लिया गया एल्केन। अगला रिएक्शन है बच्चों, तीसरा रिएक्शन, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम सॉल्ट, फ्रॉम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्रॉम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें क्या करते हैं, ये भी बड़ा साधारण सा रिएक्शन है। सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लीजिए, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट ये कहला रहा है, सोडियम सॉल्ट कार्बोक्सिलिक एसिड लीजिए, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कैसे बनता है अभी आपको बता दे रहे हैं। सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे आता है, पहले आप जो पूरा रिएक्शन है उसको देख लीजिए। सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेके इसको NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सचर के साथ इसको हीट कर दीजिए। NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड के मिक्सचर को एक साथ मिला के हम लोग सोडा लाइम बुलाते हैं, हम लोग सोडा लाइम बुलाते हैं। तो हम लोग कहेंगे सॉल्ट ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडा लाइम के साथ जब ट्रीट करते हैं, देखिए इसमें ओवरऑल मैं आपको दिखा दे रहा हूं, ये एज ए कंप्लीट निकल जाता है एज बाई प्रोडक्ट, ये पूरा यूनिट निकल जाएगा। तो अगर आप इसको देखें तो क्या बाई प्रोडक्ट निकला, आप यहां लिख देंगे 2 सोडियम आपको इसमें दिखेगा, Na2, एक कार्बन दिखेगा इस घेरे में और 3 ऑक्सीजन दिख रहे होंगे, तो Na2CO3 बाई प्रोडक्ट। अब बन के क्या तैयार हुआ यहाँ पे एल्केन, R जो R है उससे बचा हुआ H आके जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा क्या बच्चों, एल्केन। ये बन के एल्केन तैयार हो गया। तो अगर आप देखेंगे तो इस सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन बन के तैयार हुआ। इसके कुछ एग्जाम्पल अगर हम देखें, बार बार जरूरी नहीं है इतना पूरा दिखाना, हम आपको इसको सिंपल भी दिखा रहे हैं। देखिए सिंपली इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एक लाइन में RCOONA बाई प्रोडक्ट अगर नहीं दिखाते हम तो इसको देखिए कैसे लिख देंगे, NaOH के साथ CaO देने पे ये R जो पार्ट है R के साथ बस आप एक को H जोड़ देना है, ये सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया,
ये पूरा पार्ट यहाँ से रिमूवल होता है। कैसे? बाई प्रोडक्ट में हमने दिखा दिया आपको Na2CO3, और उसकी जगह आके बैठा है ये H। तो इस रिएक्शन में अगर आप देखें तो एक तरह से ये जो यूनिट है इसके अंदर एक CO2 बैठा हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड दिख रहा है आपको, CO2। तो एक तरह से इस यूनिट में से CO2 का रिमूवल है। तो इस रिएक्शन को डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन भी बुलाया जाता है। इस रिएक्शन को डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के नाम से भी बुलाया जाता है। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ CO2। आपको दिख रहा होगा कि इस यूनिट में एक CO2 है जो कि निकल रहा होगा, तो रिमूवल ऑफ CO2 का भी नाम इसको देते हैं। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हम आपको लिख रहे हैं, उसको देखें आप। इसका एग्जाम्पल क्या लिख रहा हूं बेटे? CH3COONA। ऐसे मान लीजिए, लिखने को आप यहाँ माइनस और प्लस भी दिखा सकते हैं। अब इसका रिएक्शन कर दिया किससे? NaOH और CaO से। इसका रिएक्शन NaOH CO से होगा तो क्या बन जाएगा? तो ये पार्ट आप हटा देंगे, ये पार्ट भूल जाएंगे आप। बचे हुए पार्ट में केवल आपको H दे देना है। तो CH3 बचा है, इसको हम अगर अलग से थोड़ा सा घेर दें, हटा देते हैं इसको थोड़ी देर में। ये CH3 बचा है, और इस CH3 में आपको क्या जोड़ देना है? एक H। देखिए आप, फ्रेम क्या है? R में H जुड़ जाता है। ये R है और R में एक H जुड़ जाएगा। तो कैसे दिखाएंगे आप इसको? CH4 के रूप में आप दिखा देंगे, मीथेन बन जाएगा। बाई प्रोडक्ट दिखाना चाहते हैं तो Na2CO3। बाई प्रोडक्ट दिखाने की बार बार कोई जरूरत नहीं, हम इसमें एक एग्जांपल में आपको दिखाया, हर बार बाई प्रोडक्ट नहीं दिखाएंगे। चलिए अगला, ये पहला रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन देखिए कि CH3 CH2 COO माइनस Na+। इसको किससे ट्रीट करेंगे हम लोग? NaOH CaO। NaOH CO का नाम क्या होता है? सोडा लाइम। क्या बन के तैयार हो जाएगा? CH3 CH3। इस CH2 को एक H दे देना है, ये यूनिट निकल जाएगी और इसको एक H मिल जाएगा, तो CH3। यहाँ हाइड्रोजन की कमी है, वही ना देंगे। CH3 में तो हाइड्रोजन पूरा है, इसको कमी है तो एक हाइड्रोजन इसमें चिपक जाएगा, CH2 का CH3 बन जाएगा। तीसरे नंबर पे देखिए CH3 CH2 CH2 COONA। किससे ट्रीट करेंगे? NaOH कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बन जाएगा बच्चों? CH3 CH2। जो लास्ट वाला CH2 है, इसी को एक H मिलेगा। ये पार्ट निकलता है और इसी को एक H मिल जाता है, तो ये हो जाएगा क्या? CH3, प्रोपेन बन जाएगा। अब आइए इस रिएक्शन की जरा एक खासियत भी देख ली जाए। इस रिएक्शन की खासियत क्या है भाई? अगर आप रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल देखें तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? गिनिए, 2। प्रोडक्ट में नंबर ऑफ कार्बन, केवल प्रोडक्ट, मेन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, 1। रिएक्टेंट में नंबर ऑफ कार्बन गिनिए, 3। इसमें नंबर ऑफ कार्बन प्रोडक्ट में गिनिए, 2। Na2CO3 हमने बाई प्रोडक्ट नहीं लिखा है इसमें। इसमें रिएक्टेंट में नंबर ऑफ कार्बन गिनिए, 4। इसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में नंबर ऑफ कार्बन गिनिए, 3। क्या कुछ समझ में आ रहा है? वुड्स रिएक्शन में जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ रहा था, ये रिएक्शन डिसेंडिंग सीरीज का रिएक्शन कहलाएगा। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन एक डिसेंडिंग सीरीज का रिएक्शन होता है। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन डिसेंडिंग सीरीज का रिएक्शन होता है। इसमें रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, इसमें रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट कार्बन का जो नंबर है वो घट रहा है। इसलिए दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ डिसेंडिंग सीरीज रिएक्शन। और कितने कार्बन के नंबर घट रहे हैं बच्चों रिएक्टेंट से प्रोडक्ट? मात्र 1। जबकि वुड्स रिएक्शन में रिएक्टेंट की तुलना में प्रोडक्ट में जस्ट कार्बन दूना हो रहा था, 1 नहीं बढ़ रहा था, जस्ट ट्वाइस हो जा रहा था। इसमें कार्बन जो घटता है वो मात्र 1 से घटता है। 1 कार्बन की संख्या जो है रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जो है वो घट जाती है। तो दिस रिएक्शन इज
डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। इसकी डिफिनीशन हम आपको दे देंगे, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें अगला रिएक्शन है कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। अगला रिएक्शन है कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। अगला रिएक्शन है बच्चों कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। इसमें भी वही सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यूज होता है। क्या करना है इसमें, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आपको लेना है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी दे रखा है, इसका नाम लिख देता हूं, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या लेना है हम लोगों को, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का हमको यहाँ पे एक एक्वस सोल्यूशन, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का एक्वस सोल्यूशन आपको ले लेना है। सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का एक्वस सोल्यूशन लेके आपको इसकी करानी है क्या, इलेक्ट्रोलिसिस करानी है। सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का एक्वस सोल्यूशन लेके इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करानी है। एक्वस सोल्यूशन लिख दिया जाए। तो इलेक्ट्रोलिसिस करानी एक्वस सोल्यूशन का मतलब इसमें पानी भी होगा भाई। एक मिनट इसको फिर से लिखते हैं आपके लिए, या चलिए इसी में आगे बढ़ाते हैं। एक्वस सोल्यूशन है और यहां पे आपको इलेक्ट्रोलिसिस करा देनी है। तो इलेक्ट्रोलिसिस जब आप कराएंगे तो दो इलेक्ट्रोड होते हैं इसमें, एनोड और कैथोड। तो एनोड नाम इलेक्ट्रोलिसिस में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एनोड और कैथोड। तो एनोड पे ये जो आर है, ये आर रिपीट होके दो बार जुड़ के एल्केन बना देता है। आर बॉन्ड आर, यही एल्केन बनता है एनोड पे। और एनोड पे एक और प्रोडक्ट निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एज ए बाई प्रोडक्ट निकल जाता है। कैथोड पे बनता है H2 गैस और रिएक्शन वेसल में NaOH जो है वो बन के तैयार होता है। ये होता है रिएक्शन वेसल में। जिस वेसल में आप इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे होते हैं उस वेसल में नीचे NaOH बचेगा। एनोड इलेक्ट्रोड जो कि होता है, एनोड इलेक्ट्रोड जो होता है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे एल्केन बनेगा, आर बॉन्ड आर, और नेगेटिव इलेक्ट्रोड कैथोड पे जो है वो बन जाएगा क्या, H2 गैस। तो ये इसका ओवरऑल रिएक्शन है। कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का एक्वस सोल्यूशन इलेक्ट्रोलिसिस होने के बाद एनोड पे आर बॉन्ड आर का एल्केन बनाता है। तो हम लोग इसको बस शॉर्ट में देखते हैं। अगर तो हम इसके प्रोडक्ट्स को केवल ध्यान में रखें, आर COONA एक्वस सोल्यूशन। इसको एक लाइन में अगर हम लिखें और इसकी क्या करानी है हमको, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस कराने पे जो एल्केन बनेगा वो आर का आर से बॉन्ड बना के बन जाएगा। जो भी यहाँ आर होगा वो रिपीट होके जुड़ जाता है। अब इसका अगर एग्जाम्पल लिखा जाए इसके रिएक्शन का तो कैसे होगा बच्चों, किसी ने लिखा CH3COONA एक्वस और करा दीजिए आप इसकी इलेक्ट्रोलिसिस। इसकी आप क्या करा दीजिए, इलेक्ट्रोलिसिस। क्या बनेगा, आर के रूप में आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, CH3। तो CH3 बॉन्ड CH3 बन के तैयार हो जाएगा। दो CH3 आपस में जुड़ जाएंगे। कहां से है भाई, दो CH3 का यहाँ हजारों लाखों मॉलिक्यूल आप लिए होते हैं। तो आपको बस दो, एक CH3 दूसरे CH3 जुड़ के प्रोडक्ट बना दिया, इथेन। एक और एग्जांपल देखिए, CH3 CH2 COONA एक्वस सोल्यूशन इलेक्ट्रोलिसिस।
इसको कोल्बे नामक साइंटिस्ट ने किया था, इसलिए इसको कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस का नाम देते हैं। क्या प्रोडक्ट बनेगा इधर? CH3 CH2 CH2 एंड CH3, ये बन के यहाँ पे एज ए प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि ये एक मेथड है जिसमें कि हम लोग एल्केन बना पा रहे हैं बाय कोल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये सारे प्रिपरेशन बच्चों जो आपके एनसीईआरटी में है वो हमने कंप्लीट कर दिए। अब इसका एक शॉर्ट नोट हम आपको भेज देंगे और आप इसकी खूब बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिएगा और फिर इसको हम लोग क्लास में डिस्कस भी कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच बच्चों।